अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि नारकोटिक्स क्या हैं और एंटेगनिस्ट इसके कौन से हैं। नारकोटिक्स और नारकोटिक एंटेगनिस्ट को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है नारकोटिक ड्रग। इसकी पहले हम डेफिनेशन देखें तो इसको हम एक पॉपी प्लांट के से लेते हैं। तो जो उससे हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है, अल्कलॉइड मिक्सचर, उसको हम ओपियम बोलते हैं। अब उस प्लांट का नाम क्या है? पेपावर सोमनिफेरम। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर्स को एक्सट्रैक्ट करके हम उधर से ओपियम नामी एक केमिकल लेते हैं। ओपियम के फिर आगे फर्दर डेरिवेटिव्स हैं, ओपियोइड, ओपिएट और नारकोटिक्स। जो ओपियोइड है वो ओपियम है जो हम सिंथेटिकली और सेमी सिंथेटिकली ऑब्टेन करते हैं। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके उसी तरह एक्टिविटी शो करती हैं जैसे नारकोटिक्स करते हैं। ठीक है। अब ओपियोइड की कोई भी नेचुरली अकरिंग जो फॉर्म होगी, जैसे मॉर्फिन है, उसको हम ओपिएट बोल देंगे। नारकोटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली वो ड्रग्स, वो पेन किलर्स जो पेन की सेंसेशन को नम करने के लिए या उसको डेड करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं ड्रग्स, उसको नारकोटिक्स बोलते हैं। नारकोटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नम करना या उसको डेड करना। ठीक है। अब कुछ ये जो नारकोटिक्स हैं, इनकी जो एडिक्शन की पार है, जो डिपेंडेंस है इसकी, वो ज़्यादा हो जाती है। इसी लिहाज से कुछ जो पेन किलर्स हैं उनको इस नारकोटिक्स की कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? नारकोटिक्स मतलब नशावर अद्वियात जिनको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट अल्फाज में। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो एक्साइटेबिलिटी है न्यूरॉन्स की, उसको कम करने की इसने कोशिश करनी है। तो ये उन सारे मैकेनिज्म को स्टॉप कर देंगी जो कि आपके नर्व की एक्साइटेशन करवाती हैं। ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल को आपकी बॉडी में रन करवाती है, उन सारे मैकेनिज्म को, उन सारे फैक्टर्स को ये रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो opioid produce their action at cellular level by activating opioid receptor। तो opioid के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम opioid रिसेप्टर बोलते हैं। अब इन सब का काम क्या होगा? जैसे ये एक्टिवेट होते हैं, ये अपना फंक्शन प्रोड्यूस इस तरह करते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं। अब जो opioid रिसेप्टर्स की बात की, ओवरऑल आपकी बॉडी में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा है, उसके अंदर ये रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जैसे ही इनके ऊपर जाके ओपियोइड अटैच होती है, ये जी प्रोटीन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं, ये क्या करती हैं कि कैल्शियम चैनल्स की जो ब्लॉकिंग करवा देती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। दूसरा कि जो सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होगा, कैल्शियम पॉजिटिव आयन अंदर आना बंद हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट रहेगी और जो सेल है वो डिपोलराइज नहीं हो सकेगा, ना सेल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो सकेगी, जिसकी वजह से जो एक्साइटेबिलिटी है वो ओवरऑल नर्व सेल के अंदर रन अप नहीं हो सकेगी और मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। अब कुछ कैटेगरीज हैं इसकी, एक ओपियोइड्स की, कुछ प्योर ओपियोइड्स होते हैं, कुछ पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट हैं और कुछ ओपियोइड एंटागोनिस्ट हैं। जो ओपियोइड एगोनिस्ट हैं
उसके अंदर मॉर्फिन आ जाती है, डायमॉर्फिन, पैथिडीन और फेंटानाइल आ जाती है। अब इन सब का क्या एक्शन है कि जैसे ही ये रिसेप्टर साइट के के साथ अटैच होंगी, इन्होंने अपना 100% एफिकेसी शो करनी है, 100% रिजल्ट इसने शो करना है। अब पार्शियल ओपियोइड जैसे बुप्रेनोफिन और जो पेंटाजोसिन है, वो दोनों एक पार्शियल ओपियोइड एगनिस्ट हैं। वो क्या करते हैं, अपना साथ जो रिसेप्टर है उसके साथ जाके अटैच तो हो जाते हैं, पर क्या करते हैं, अपना जो इफेक्ट है वो ज़्यादा मतलब 100% शो नहीं करेंगे, 100% से बिलो शो करेंगे, 90%, 80-70 इस तरह का इतनी एफिकेसी इनकी हो सकती है। अब ओपियोइड एंटेगनिस्ट ये रिसेप्टर ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ तो अटैच हो जाएंगे, पर इनकी जो अफिनिटी है, जो एफिकेसी है, वो ज़ीरो होगी। तो इसके अंदर नैलोक्सोन और नैल्ट्रिजोन ये दोनों ड्रग शामिल हैं। अब ओपियोइड रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर म्यो, कापा, डेल्टा और नोसिसेप्टिन और फेनिन जो रिसेप्टर हैं वो मौजूद हैं। म्यो रिसेप्टर को मॉप या ओपियोइड रिसेप्टर बोलते हैं। कॉप कैपा रिसेप्टर्स हैं, ओपियोइड पेप्टाइड रिसेप्टर्स इनको बोलते हैं। जो डेल्टा है इनको डॉप के नाम से भी ज़ाहिर किया जाता है और नोसिसेप्टर को नॉब के नाम से। ठीक है, एमओपी मतलब म्यो ओपियोइड पेप्टाइड रिसेप्टर, कैपा ओपियोइड पेप्टाइड रिसेप्टर, डेल्टा ओपियोइड पेप्टाइड रिसेप्टर और नोसिसेप्टिव ओपियोइड पेप्टाइड रिसेप्टर। अब ओपियोइड होते क्या हैं बेसिकली, पहले हमने देखा कि ये जो प्लांट होता है स्पेसिफिक उसके फ्लावर्स से या उसकी जो ओवरऑल जो प्लांट है उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस करवाया जाता है। ये वहीं जाके अटैच होता है जहाँ इसके रिसेप्टर होंगे, वहाँ जाके ये अपनी एफिकेसी शो करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसकी डिफरेंट बेसिस पे की जाती है। ट्रेडिशनली इसको इसकी एक इंटेंसिटी के लिहाज से कि ये कितना अपना एफिकेसी शो करता है उस लिहाज से इसको डिवाइड किया जाता था। अब इसको इसके ओरिजिन के लिहाज से भी डिवाइड किया जाता है, आया कि इसको हमने पौधे से लिया है, नेचुरली लिया है, या खुद बनाया है, या इसको हमने जो प्लांट से लिया है उसके साथ एक्सट्रैक्ट किया है कुछ मिक्सचर मिला के, मतलब सेमी सिंथेटिक है। दूसरा, इसको उसके फंक्शन के बिहाफ पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो इसके हम डिवाइड कर सकते थे स्ट्रॉन्ग, इंटरमीडिएट और वीक ओपियोइड्स में। स्ट्रॉन्ग के अंदर उन्होंने नेम बताए हुए हैं मॉर्फिन, पैथिडीन, फेनेंटाइल, एल्फेनिटाइनिल, रेमीफेंटेनिल, सोफीफेंटेनिल। और इंटरमीडिएट में बप्रीनोर्फिन, पेंटाजोसिन, ब्यूटरफेनोल, नल्बिनोफिन और वीक में कोडीन। अब ये सारे क्या हैं आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ओपियोइड की। अब ओपियोइड को अगर ओरिजिन के लिहाज से क्लासिफाई किया जाए, कुछ नेचुरली अकरिंग है, वो कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडीन, पेप्राबीन और थीबाइन। अच्छा, सेमी सिंथेटिक कौन से हैं, डायमॉर्फिन, डायहाइड्रोकोडीन, विप्रिनोफिन। अब सिंथेटिकली जो प्रोड्यूस होते हैं उनके नाम बताए हुए हैं। उसके बाद हमने फंक्शन के बिहाफ पे देखें तो उसका प्योर एगनिस्ट, पार्शियल एगनिस्ट, एगनिस्ट, एंटेगनिस्ट और प्योर एंटेगनिस्ट। जो प्योर एगनिस्ट है उसके अंदर मॉर्फिन, फेंटानाइल और एल्फेंटानाइल, रेमीफेंटेनिल, सुफिफेंटेनिल। अब पार्शियल एगनिस्ट बुप्रेनोफिन, एगनिस्ट एंटागनिस्ट पेंटाजोसिन, नेल्ब्यूफिन, नेलोरफिन, ये सारे इसके एगनिस्ट एंटागनिस्ट हैं। प्योर एंटागनिस्ट नेलोजोन और नल्ट्रिजोन, ये दोनों इसके प्योर एंटागनिस्ट हैं। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें कि ये जब एगनिस्ट के साथ जाके अटैच होता है तो कौन कौन सा अपना इफेक्ट शो करता है, तो सबसे पहले ये एनाल्जेसिया का कार्य करता है, मतलब कि इसके थ्रू हम पेन को कम कर सकते हैं।
तो ये बड़ा इफेक्टिव है। जो डल पेन होती है उसके लिए इनको ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं। हाँ, जो सुपरफिशियल पेन होगी उसमें ये लेस इफेक्टिव है, शार्प पेन में भी ये लेस इफेक्टिव है। उसके अलावा ये सीडेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ड्राउजीनेस, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करने में इसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, स्लीप को ज़्यादा करता है। यूफोरिया और डिस्फोरिया की कंडीशन काज करता है। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कि मैं अब ठीक हूँ, उस कंडीशन को पेशेंट के लिए इंक्रीज करता है। उसके अलावा ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट रेस्टलेस है, एजिटेशन उसको हो रही है, एंजाइटी है, तो इस कंडीशन में भी ये भी इसके इफेक्ट है। उसके अलावा हेलुसिनेशन मतलब ख्वाबी दुनिया में रहने वाली जो हालत होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके ये भी प्रोड्यूस करता है। टॉलरेंस डिपेंडेंस भी इस ड्रग की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके अंदर रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज सैलिवेशन, लैक्रिमेशन और स्वेटिंग, मसल क्रैम्प्स, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने पहले पढ़ा। अभी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं कि ये माइल्ड ब्रैडिकार्डिया को कर सकता है, जैसे कि इसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा इसका काम क्या होता है कि ये वेजोडाइलेशन करवाता है। वेजोडाइलेशन क्योंकि बॉडी में जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो वेजोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा फॉल कर जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। कैसे कि ये जो हाइपोक्सिक स्टिमुलस को रिसीव करने वाले हाइपोक्सिक रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन की नीड को मीट करने के लिए जो रिफ्लेक्स आना था वो डिप्रेस हो चुका है, तो इसलिए इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज हो सकता है। कफ सप्रेशन करता है। जो कोडीन है उसको हम कफिंग के कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फिन, डायामॉर्फिन, ये सारी डिस्निया, सिडेशन, रिड्यूस रीलोड और एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी ड्राइव काज कर सकती है। जीआईटी में ये क्या करता है कि स्मूथ मसल की टोन को इंक्रीज कर देता है और मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है कि ये एसीटीएच के रिलीज को, प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है और एडीएच के रिलीज को इंक्रीज कर देता है। आईज के ऊपर क्या इफेक्ट है, ओकुलर इफेक्ट को देखें तो ये क्या करता है, आपके प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। इसके अलावा ये हिस्टामिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होगी तो हाइपोटेंशन हो सकती है। उसके अलावा ये मसल्स को टोन अप कर देता है, इसलिए इसकी वजह से मसल रिजिडिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इम्यूनिटी के सिस्टम को ये डिप्रेस कर देता है। प्रेगनेंसी के अगर इफेक्ट को देखें तो ये क्या करता है कि ये जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस करके जो बेबी है उसके जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज कर सकता है। उसके बाद इंडिविजुअली हर ड्रग का जो उसकी डोज है, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, इधर बताया हुआ है कि जो मॉर्फिन है वो एक फेनिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव है। इसकी जो हमारे पास डोज है उसको हम IM, IV, सबक्यूटेनियस, रेक्टली, एपिड्यूरली और इंट्राथिकली हम इन ड्रग्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा क्या इसका एक्शन है कि ये इसका अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये आपकी लिवर में, गट वॉल में मेटाबोलाइज होती है। उसके बाद में परसेंटेज बताई हुई है। फिर साथ साथ इसके ये बताया है कि ये जैसे ही अगर रीनल आपकी किडनी में अकोमुलेट होगी तो वहाँ रीनल फेलियर काज कर सकती है। तो उसके अलावा ये न्यूनेट्स के अंदर बड़ी डेंजरस है, तो इसलिए इसका जो प्लाज्मा लेवल है उसको अगर ये पेशेंट में हाई हो जाए तो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसकी वजह से पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यूफोरिया, डिस्फोरिया, हेलुसिनेशन, कफ सप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती है। पेपाविरेटम
ये ऐसी डिजीज़ है, सॉरी ऐसी ओपियोइड ड्रग है जो कि हाइड्रोक्लोराइड का और ओपियम एल्कलॉइड का मिक्सचर होती है। इसकी जो नेम है वो फर्दर मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, कोडीन हाइड्रोक्लोराइड, पेपिवेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसको हम अगर इसकी डोज की बात करें सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस की इसकी मेथड्स हैं इसको इंट्रोड्यूस करने में बॉडी में। और इसके इफेक्ट की बात करें तो ये आपके बॉडी में एनाल्जेसिया काज करती है। कोडीन के भी इसी तरह ये भी डेरिवेटिव है, इसकी हम IM और IV के ओरली देते हैं। इसका जो इसको हम जो इसकी डोज है वो 30 से 60 mg को हम हर 6 आवर के इंटरवल से दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 50% है। ये आपके मेटाबोलाइज 10% होता है। उसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट के लिहाज से देखें तो यूफोरिया, डिसोरिएंटेशन, एक्साइटमेंट, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। डायमोर्फिन जिसको हेरोइन जो बहुत ज़्यादा आपने सुनी भी होगी, ये भी एक ओपियोइड डेरिवेटिव है, सेमी सिंथेटिक है और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो भी बॉडी में बड़े ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब इसकी जो डोज है वो डायमोर्फिन की सूरत में दी जाती है। इसको किसी भी उसी तरह जैसे मॉर्फिन के लिए हमने रूट यूज़ किया उसी तरह इसका भी रूट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी सोलबिलिटी की बात की है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ा बताया कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके CNS के अंदर जाके मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसी तरह ये एक्शन शो करता है जैसे मॉर्फिन करती है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग, यूफोरिया, डिपेंडेंसी की कंडीशन आती है। फिर पैथिडीन की भी सेम ये डेरिवेटिव है, सिंथेटिक है। इसकी जो डोजेज बताई हुई है इसको हम ऑरली IM IV के थ्रू ले सकते हैं हर 4 आवर के इंटरवल पे। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स उसकी पैथिडीन की कम है, इसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा है, लिपिड सोलेबल है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% है। इसके अलावा ये अगर किडनी में अकोमुलेट हो जाए तो ये रीनल फेलियर काज कर सकती है। एनाल्जेसिया में ये यूज़ होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को नुकसान प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट बताए हुए हैं कि ये आपके आइज़ के कंस्ट्रक्शन करवा देती है, पिपिल की, ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया, BP का डिक्रीज कर देगी। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फेंटानाइल ये भी एक डेरिवेटिव है। इसके अलावा इसकी बायो अवेलेबिलिटी बताई हुई है, फार्माकोकाइनेटिक्स बताई है जिसके अंदर बताया कि ये लिपिड सोलेबल है और ये रैपिडली आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसकी स्मॉल डोजेस भी हम दे सकते हैं और इसकी ज़्यादा डोज भी हम दे सकते हैं। जब इसकी ज़्यादा डोज देंगे तो बॉडी के ऊपर डिफरेंट अफेक्ट करेगी, किस तरह के डिप्रेशन, डोज डिपेंडेंट मतलब की डिपेंडेंसी पेशेंट में आ जाएगी। उसके अलावा पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, एसिडेशन, एडिक्शन, मसल इसके रिजिड हो सकते हैं। अल्फेंटानिल ये भी एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, इसको ये कलरलेस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। इसको हम IV के थ्रू देते हैं बॉडी में। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये इसकी लिपिड सोलबिलिटी लो है, ये आपके पूरी बॉडी में जहाँ मसल और फैट है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इसका जो फेंटानिल की तरह के ही इसके इफेक्ट हैं। फिर रेमिफेंटानिल के बारे में बताया हुआ है, पार्शियल ओपियोइड। ये एक ऐसा रेमिफेंटानिल ये भी सिंथेटिक डेरिवेटिव है जिसके अंदर इसकी भी पोटेंसी सेम है, पर ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब कि इसका असर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसकी डोजेस में हम 1, 2 या 5 mg देते हैं और हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिक्स करके देते हैं। उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये जल्दी से ब्रेक डाउन होकर प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, 3 से 10 मिनट्स हैं और ये बॉडी से जल्दी इसके क्लियर हो सकती है।
अब उसके बाद सेकंड नंबर पे पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट जो अपनी एफिकेसी कम शो करते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हैं, ये भी क्या करते हैं कि अपना रिसेप्टर के साथ अटैच तो हो जाते हैं पर अपना जो एक्शन है वो शो नहीं करते। इसके अंदर पेंटाजोसिन, नेल्बोफिन और मेप्टाजिनोल आ जाते हैं। तो ये उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई हुई है। उसके बाद हम ओपियोइड एंटागनिस्ट की बात करें तो ओपियोइड एंटागनिस्ट नैलोजोन और नाइट्रिजोन है। इनका क्या काम है कि ये सेम उसी तरह अपना क्या नाम है ऑक्यूपाई तो कर लेती हैं रिसेप्टर को पर ज़ीरो रिस्पॉन्स शो करती हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करती हैं। अब नैलोजोन के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो इसका इफेक्ट है वो रिवर्स होता है। मोप कॉप और डॉप रिसेप्टर्स के साथ अटैच तो हो जाते हैं तो पर इनकी एफिकेसी क्या है, इनवर्स में जाती है। नाइट्रिजोन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम उसी तरह है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसी तरह है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है कि ज़्यादा होती है, ये 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में स्टे कर सकता है। इसकी भी एडिक्शन इसको हम जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उसकी क्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो ड्रग्स को छोड़ना चाहते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ओपियोइड एंटागनिस्ट देते हैं। तो आज का लेक्चर आपका ओपियोइड पे था, ओपियोइड एगनिस्ट और एंटागनिस्ट को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि इसकी क्लासिफिकेशन किस वे पे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसकी हर ड्रग की थोड़ी थोड़ी डिटेल हमने की है, उसका डोज, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और साइड इफेक्ट देखें। इन सबको आप लोग एक नज़र पढ़ें, आसान है, इजीली समझ आ जाएगा। सेम उसी तरह है जैसे हमने पहले जो पेन किलर्स हैं एनाल्जेसिक्स पढ़े हैं, उसी तरह इसका फंक्शन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका हो। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक